इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डायोड का एक एप्लीकेशन जो सबसे फेमिलियर एप्लीकेशन है रेक्टिफायर सर्किट है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, ये हाफ वेव क्या है, फुल वेव क्या है और क्या कैलकुलेशन पैरामीटर्स हैं, है ना। IRMS है, I एवरेज है, इन सब का कैलकुलेशन है, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर इज द पार्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई। देखो क्या है, मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, लैपटॉप में लगने वाला अडाप्टर है। आप इसको कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं, जो आपके घरों में आती है। तो जो आपके घरों में आती है वो सप्लाई एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, जिसमें जो वोल्टेज या करंट होता है वो अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स में मिलता है। तो एक पॉजिटिव साइकिल होगी, फिर एक नेगेटिव साइकिल होगी, फिर एक पॉजिटिव साइकिल होगी, फिर एक नेगेटिव साइकिल होगी। मतलब जो वैल्यू है आपकी वोल्टेज की, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, और जीरो के अक्रॉस ये ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ये जीरो लाइन है जिसके ऊपर फिर नीचे इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू ट्रेवल करती है। दिस इज नोन एज एसी पावर सप्लाई। अब ये जो एसी पावर सप्लाई है इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो डीसी पर काम करता है, लो वोल्टेज पर काम करता है। देख, तो इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डीसी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये पर्पज है जिसकी वजह से हम डीसी पावर सप्लाई को डिजाइन करते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जो आपका लैपटॉप का अडाप्टर है वो 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट, और कुछ आजकल अडाप्टर्स जो आ रहे हैं वो 14 वोल्ट 15 वोल्ट पे भी काम करने वाले हैं। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है ना, वो आपका 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट उस पर लिखा होता है। नॉर्मली वो 4 साढ़े 4 वोल्ट पर काम करता है। तो एकदम कांस्टेंट पावर सप्लाई ये सब देते हैं मोबाइल को, या है ना, क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, या जो डिजिटल सर्किट उसमें लगी हुई है, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसमें है, वो सभी इस लो वोल्टेज पर काम करते हैं, है ना। इस लो वोल्टेज पर काम करेंगे, इसके लिए हमें हाई वोल्टेज लेवल को लो वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि डीसी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अभी जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये 220 वोल्ट जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो RMS 220 वोल्ट होता है ना। ये 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कई बार ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज से थोड़ा कम या 50 हर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई, जो कि लोड बढ़ता है तो लोड के अकॉर्डिंग ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू में कुछ बदलाव होता है। फिर भी इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोशिश यही रहती है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत वेरी न करे, ठीक है, क्योंकि RL का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आउटपुट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये जो सप्लाई है 220 वोल्ट, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए 10 वोल्ट 12 वोल्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया आपने, है ना। तो ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के आउटपुट में मिलता है, जो रेक्टिफायर सर्किट को हम देते हैं। रेक्टिफायर सर्किट का क्या काम है, ये जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स हैं उनको सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब या तो पूरी की पूरी साइकिल आपको पॉजिटिव में मिलेगी, या तो पूरी की पूरी साइकिल आपको नेगेटिव में मिलेगी। तो डीसी जो वैल्यू होती है वो एक आपका एक सिंगल साइंड वैल्यू है, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप उसको एसी सिग्नल को आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस डीसी को आप देखें तो ये पल्सेस के फॉर्म में मिल रहा है, रिपीटिशन है इसमें, 1 फिर 2 फिर 3, है ना। इस तरह से ये जो रिपीटिशन मिल रहा है इसकी वजह से इसमें एसी नेचर भी है। तो चूंकि ये पल्सेस के फॉर्म में हमको मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो ये पल्सेटिंग डीसी तो आप डिवाइस को दोगे नहीं, इससे तो डिवाइस खराब हो जाएगा, और फिर इसमें 0 वोल्ट भी अवेलेबल है। तो आपकी जो वोल्टेज लेवल है पहले बढ़ेगा, फिर 0 पर आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 0 पर आएगा। तो क्या इससे डिवाइस काम करेगी? ठीक नहीं काम करेगी, उसको तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो क्या करते हैं, हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। 2 तरह के फिल्टर सर्किट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एक RC होता है, दूसरा LC फिल्टर होता है, LC, है ना। तो RC फिल्टर और LC फिल्टर, और इसमें फिर आपका T फिल्टर है, पाई फिल्टर है, ये सारे फिल्टर्स अलग अलग तरह के डिजाइन किए जाते हैं, जिनके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और उसके आधार पर वो कितना
कांस्टेंट वो वोल्टेज दे पाएगा वो हमको मिलता है। हालांकि थोड़ा फ्लक्चुएशन इसमें मिलता रहता है। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्लक्चुएटेड आउटपुट, है ना। और ये फ्लक्चुएटेड जो आउटपुट है हमारा, इसको कांस्टेंट करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूज करते हैं। पिछला जो वीडियो था जेनर डायोड पर था, जिसमें जेनर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हमने यूज किया था, उसकी सहायता से हम वोल्टेज या करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो सर्किट हम लोगों को यूज करना था। तो इस तरह से देखें तो डीसी पावर सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और ये जो डिजाइन है सर्किट, इसी में हम कुछ और चेंजेस करके, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम ना और अच्छे अडाप्टर्स में और अच्छे बदलाव किए जा सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। और ये 2 एग्जाम्पल ही नहीं है, इसके अलावा आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। आपके बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो डीसी पर काम करते हैं और उनको आप एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटरनली उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे सारे सर्किट्स में आपको रेक्टिफायर सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक बात है ये, ओके। तो ये हमारा डीसी पावर सप्लाई भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए डीसी पावर सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स हुए। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, स्टेप डाउन क्या है? जब हम हाई वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज देते हैं और वो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, इसको आप ये कह सकते हैं ना कि वो वोल्टेज को डाउन कर रहा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको आप वोल्टेज देते हैं और वो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना, वो क्या होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज को अप कर रहा है। ठीक है। रेक्टिफायर सर्किट डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर सर्किट एक गिवन डीसी सिग्नल को ना को फिल्टर कर देता है ताकि प्योर डीसी करीब करीब मिल पाए, है ना। हालांकि वो पूरा ना मिल पाए तो उसके लिए फिर वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो फ्लक्चुएटेड वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को पूरी तरह से कांस्टेंट कर देता है। तो इतनी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो ये आपका डीसी पावर सप्लाई के बारे में 2 लाइन ऊपर जो लिखी हुई है वो कर देंगे। और उसके बाद फिर ये इसके क्या क्या, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर क्या है। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा देख लें तो मान लीजिए आपने वीपी पोटेंशियल अप्लाई किया प्राइमरी वाइंडिंग पर और सेकेंडरी वाइंडिंग पर वीएस मिल रहा है ना। और इसके जो टर्न रेशियो है वो एनपी और एनएस है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में ये कॉइल होता है ना। तो प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बाइंडिंग में एनपी है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाइंडिंग एनएस है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उस कंडीशन में प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि मान लीजिए प्राइमरी वोल्टेज आपने 220 वोल्ट अप्लाई किया, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, और टर्न रेशियो 10:1 है ना। 10:1 है, मतलब एनपी की वैल्यू 10 है, एनएस की वैल्यू 1 है। तो यही हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई वीएस निकालना है हमको, इक्वल टू 10/1। ये हमारा हो जाएगा। तो वीएस की वैल्यू 220/10। तो सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारा होगा वो 22 वोल्ट होगा। तो डाउन हो रहा है ना, इसीलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स अपोजिट कर दिया जाए, मतलब एनपी की वैल्यू 1 होता और एनएस की वैल्यू 10 होता, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है उस केस में, है ना, 10 गुनी बढ़ जाती है। इसके अलावा फिल्टर की बात हमने किया, ये एग्जाम में लिख दीजिएगा फिल्टर क्या है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, लोड। अच्छा, लोड क्या होता है? यही जिसको आप चार्ज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या वो अप्लायंसेज जो डीसी पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आप डीसी जनरेट कर रहे हैं, वो सारे लोड कहे जाते हैं, है ना। और लोड को हम लोग एक रेजिस्टेंस आरएल से दिखाते हैं हमेशा। वो आरएल क्या है? रजिस्टर नहीं है, दैट इज अ लोड, है ना। कोई लोड आप वहाँ पर लगाएंगे। तो लोड के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिएगा। और उसके बाद रेक्टिफायर सर्किट। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पैरामीटर्स को आप देख लीजिएगा, इसमें क्या लिखना है आपको एग्जाम में एकदम क्लियर रहेगा। तो कमिंग टू आवर टॉपिक, आवर टुडेज टॉपिक रेक्टिफायर सर्किट, है ना। आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट वह सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है जो एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा, डीसी पावर सप्लाई डिजाइन करने में यूज होगा। 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं। एक तो ऐसा है जिसमें केवल एक ही साइकिल, पॉजिटिव वाला साइकिल केवल मिले और नेगेटिव वाला क्लिप हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो एक ही साइकिल अवेलेबल मिले। तो इसमें आधा आपका जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आधा वाला पोर्शन तो रेक्टिफाई हो रहा है और आधा पोर्शन रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। हाफ का मतलब आधा, कि आधे वेव को ये रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, आधे वेव को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है ये? बहुत अच्छा। कुछ ऐसे होंगे
ये रेक्टिफायर सर्किट्स जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें दोनों साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है ना। तो ऐसे सर्किट जो इनपुट वेवफॉर्म के दोनों साइकिल के लिए को रेक्टिफाई कर पाए या दोनों के लिए आउटपुट प्रोवाइड कर पाए, उनको क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव का मतलब जो कंप्लीट दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। फिर फुल वेव भी दो तरह के होते हैं, सेंटर टैप फुल वेव और ब्रिज फुल वेव, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें और समझें कि यह क्या कर रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट वह सर्किट है जो एक ही साइकिल को, इनपुट वेवफॉर्म की एक ही साइकिल को पल्सेटिंग डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, कैसे बनेगा ये? बनेगा एक तो ट्रांसफार्मर इसको चाहिए, एक रेजिस्टिव लोड चाहिए और एक डायोड चाहिए। तीन चीजें हमको चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है, उसका कुछ टर्न रेशियो है, वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो रेक्टिफायर के लिए। तो ये रेक्टिफायर सर्किट है एक्चुअली में आपका, है ना, ये इतना। तो यहाँ पर जो इनपुट ट्रांसफार्मर से मिल रहा है ये अब रेक्टिफायर को हम दे रहे हैं, डायोड को दे रहे हैं, फिर रजिस्टर के क्रॉस हम आउटपुट लेंगे, है ना। और एक क्लिपर सर्किट जैसा है, आपने इसको अभी क्लिपर सर्किट में आपको बताऊंगा तो वहां पर थोड़ा सा और रिसेंबल होगा। अभी आप तो अगर हम VI की वैल्यू, अब देखो ये हमारा VI अप्लाई कर रहे हैं डायोड को, तो डायोड का नी वोल्टेज कितना है? मान लीजिए VK है, नी वोल्टेज मान लीजिए कितना है? VK। तो अब डायोड को ऑन होने के लिए VI की वैल्यू VK से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो VI की वैल्यू, क्योंकि P पर VI अप्लाई कर रहे हैं, तो VI की वैल्यू जब VK से ज्यादा होगी तो डायोड ऑन हो जाएगा। तो व्हेन VI इज ग्रेटर देन VK डायोड इज ऑन, डायोड ऑन हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगी, KVL आप अप्लाई करेंगे तो प्लस VI, है ना, ऐसे KVL अप्लाई करते हैं, माइनस VK और फिर माइनस V0, है ना, प्लस VI माइनस VK माइनस V0 इक्वल टू 0। KVL कहता है कि सारे वोल्टेजेस का सम 0। तो सेकेंड साइन लेते हैं, तो इधर से चल रहे हैं तो प्लस VI माइनस VK माइनस V0 इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू VI माइनस VK, पहला इक्वेशन आ गया। कौन से केस में आया है? VI ग्रेटर देन VK, और VI लेस देन VK होगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा, है ना। जब डायोड ऑन था VI ग्रेटर देन VK पर, तो लेस देन VK पर डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। करंट की वैल्यू 0 हो गई तो V0 हमारा क्या होता है? I इंटू RL यहाँ पर होगा, तो I इंटू RL की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमें दो इक्वेशन मिले हैं, व्हेन VI ग्रेटर देन VK V0 इज इक्वल टू VI माइनस VK, व्हेन VI लेस देन VK V0 इज इक्वल टू 0। तो VK पोटेंशियल के ऊपर डायोड आपका आउटपुट वोल्टेज ये मिल रहा है और VK पोटेंशियल के नीचे आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है। तो VK पोटेंशियल, ये आपने डॉटेड लाइन यहाँ बना दिया, एक लाइन बना दिया है VK के लिए, उसके नीचे के जितने पोटेंशियल है उसको आपने 0 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 0, फिर ये पूरा पोर्शन 0, फिर ये पूरा पोर्शन 0, है ना, ये सब पोर्शन 0। लेकिन जो हमारा VI ग्रेटर देन VK, उसके लिए आउटपुट क्या मिल रहा है? VI माइनस VK। VI तो ये है हमारा, ध्यान से देखिएगा कितना लेवल ऊपर है? VK लेवल ऊपर है ये। तो VI माइनस VK का मतलब यही VI का पोर्शन VK लेवल नीचे आ जाएगा, मतलब 0 पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है और 0 से आपका प्लॉट स्टार्ट होता है। हर बार ये ऐसा होगा, है ना, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बताओ क्या होगी? जब ये VK लेवल नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू VM माइनस VK हो जाएगी कि नहीं? इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? VM माइनस VK। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है। ये प्रैक्टिकल डायोड के लिए VK हमारा डायोड का न्यू वोल्टेज है ना, वो माइनस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका VK है वो ड्रॉप होगा, है ना, इतना वोल्टेज तो ये डायोड खाएगा। डायोड को इतना वोल्टेज देंगे तब ये ऑन होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब इतना वोल्टेज तो इसमें कंज्यूम कर रहा है ये, ठीक बात है, इसीलिए माइनस हो रहा है। अगर आइडियल डायोड होता तो VK की वैल्यू 0 हो जाती, है ना। तो VK की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम VI ग्रेटर देन 0, डायोड हमारा ऑन हो गया, है ना। जो VI ग्रेटर देन VK बोल रहे थे, VK की वैल्यू 0 हो गई तो VI ग्रेटर देन 0, डायोड ऑन हो गया। तो आउटपुट अब हम KVL लगाएंगे तो प्लस VI, आगे चलेंगे माइनस V0 इक्वल टू 0, है ना। तो प्लस VI माइनस V0 इक्वल टू V0 की वैल्यू क्या आ गई? VI आ गई। अगर VI लेस देन 0 करेंगे तो डायोड ऑफ हो जाएगा, डायोड ऑफ हो गया तो करंट की वैल्यू 0 हो गई, करंट की वैल्यू 0 हो गई तो V0 इक्वल टू I इंटू RL, दैट विल बी 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो दो इक्वेशन हमको मिले, VI ग्रेटर देन 0 V0 इज इक्वल टू VI, दूसरा VI लेस देन 0 V0 इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके लिए आउटपुट V0 इक्वल टू VI। तो जैसा VI है वैसे ही आप V0 ड्रॉ कर दीजिए, तो वैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है?
दैट विल बी जीरो। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये हर बार हर साइकिल में ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि आधे साइकिल के आपको आउटपुट मिलता है और दूसरे हाफ साइकिल में आउटपुट जीरो मिलता है, उसमें कोई आउटपुट मिलता नहीं है ना। एक टर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब हम जरा आपको याद दिलाते हैं, जब हमने डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, है ना, तो उसमें आपको याद होगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज वो न्यूमेरिकली करीब करीब इक्वल होते हैं, ऐसा बात हुआ था। तो हम एक बार उसको रिकॉल करा देते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है हमारा, तो देखो इस तरह का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता था। तो मान लीजिए वोल्टेज है जिस पर हमारा ब्रेकडाउन आकर कर रहा है वीबी, है ना, ये वीबी है हमारा जिस पर ब्रेकडाउन आकर कर रहा है। तो इसके ठीक पहले की कंडीशन पीक इनवर्स वोल्टेज होगा जिस पर ब्रेकडाउन अकर नहीं होगा। ये क्लियर है ना, जिस पर ब्रेकडाउन अकर नहीं होगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का वह पैरामीटर है जो ये बताता है कि हम इसको कितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं जिस पर डायोड बिना ब्रेकडाउन के काम करता रहेगा, अच्छे से काम करता रहेगा। ठीक बात है कि नहीं। तो बस उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायोड रेटिंग कुछ होगी और हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो कितना मैक्सिमम दे सकते हैं ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पीआईवी निकाल लेते हैं, फिर जब कंपैरिजन करने जाएंगे तो वहां पर बात रखेंगे कि एक्चुअली में क्या है, इनके बीच का क्या रिलेशन है, या पीआईवी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो पीआईवी क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो बिना ब्रेकडाउन के डायोड में काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स कंडीशन में इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज एकोमोडेट होता है उसको हम कैलकुलेट कर लें, है ना। तो क्या करेंगे, तो VI लेस देन जीरो के केस में डायोड ऑफ रहेगा हमारा। तो डायोड ऑफ की कंडीशन के लिए हमने VI लेस देन जीरो कर दिया, डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया, अब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे ये मानते हुए कि प्लस माइनस VOC इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा। याद रखो आपका जो डायोड था ये था, तो जब आप डायोड को ऑफ कर रहे हो तो प्लस साइन P साइड में और माइनस साइन N साइड में आप अप्लाई करोगे। ठीक बात है ये, ठीक है। तो प्लस साइन P साइड में और माइनस साइन N साइड में अभी हमने अप्लाई कर दिया। अब हम KVL अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अभी डायोड चूंकि ऑफ है तो करंट की वैल्यू जीरो है, इसलिए V0 की वैल्यू भी हमको क्या मिली है, जीरो मिली है, ये भी याद रखना है। तो चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो चूंकि डायोड ऑफ है ना, VI लेस देन जीरो के केस में डायोड इज ऑफ, इसलिए सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अप्लाई KVL अप्लाई करेंगे तो देखो प्लस VI माइनस VOC माइनस V0 इक्वल टू जीरो, प्लस VI माइनस VOC माइनस V0 इक्वल टू जीरो। लेकिन V0 है क्या है हमारा, बट V0 इज इक्वल टू I इंटू RL इज इक्वल टू जीरो इंटू RL इज इक्वल टू जीरो। V0 तो हमारा जीरो है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। V0 हमारा खत्म हो गया तो VOC की वैल्यू VI आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैसे निकलेगा आप बताओ। तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज के लिए आप करते हो VOC मैक्स, VOC की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, VI की मैक्स वैल्यू। और रिवर्स हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में VI मैक्स की वैल्यू माइनस VM होगी। आप यहाँ पुट कर दोगे तो VOC मैक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस VM। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये रिवर्स वोल्टेज है। VM और बाकी आपने पीक निकाल लिया है तो ये मैक्सिमम हो ही गया आपका, है ना। ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज को क्या लिखेंगे, VM लिख देंगे। माइनस साइन को आप हटाकर उसकी सीधे सीधे वैल्यू लिख देंगे। अब ये यही बता रहा है कि ये नेगेटिव वोल्टेज है क्योंकि कैलकुलेशन में माइनस VM आया भी है ना। तो आपने इसको सीधे सीधे PIV लिख दिया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV क्या है, VM है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक डायोड खरीद कर ले आते हैं और डायोड का जो PIV रेटिंग है वो मान लीजिए 400 वोल्ट है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो हम लोग IN4001 यूज करते हैं या 1N4001 यूज करते हैं, उसका जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 1000 वोल्ट है। PIV उसका रेटिंग उसका आया है 1000 वोल्ट। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बीच का कोई डायोड है जिसका जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। इसका ये मतलब है कि आप 400 वोल्ट का इनपुट, AC इनपुट, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनपुट आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि PIV इज इक्वल टू VM है। तो जब PIV रेटिंग इसका लिखेंगे 400 तो VM की वैल्यू 400 आ जाएगी। इसका मतलब ऐसा इनपुट जिसका VM वैल्यू 400 वोल्ट हो, है ना, ऐसा वोल्टेज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो PIV कैलकुलेट करने का ये मतलब है। एप्लीकेशंस क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर को ये डिमॉड्यूलेशन पर्पज में यूज होता है, रेक्टिफिकेशन में तो यूज हो ही रहा है, आपने देख ही लिया, सिग्नल पिक एप्लीकेशंस में यूज होता है।
लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस, एक तो अच्छा खासा पावर लॉस है इसमें, है ना। एक तो डायोड आपका ऑन होगा तो पावर लॉस हो जाएगा, इसके अलावा है ना बहुत सारे आउटपुट वोल्टेज काफ़ी कम है, और इसमें काफ़ी रिपिल फैक्टर है, जिसको रिपिल्स हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के केस में। तो अगर पहला कैलकुलेशन क्या है, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज का, है ना। तो मान लीजिए हमारा जो ये वोल्टेज है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm है ना। तो अब इसमें अगर हम करंट की बात करें तो डायोड करंट हमारा क्या आएगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, Im होगी। Im की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Im हमारा जो होता है वो हमारा होगा Vm और डिवाइडेड बाय जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट होगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब RL उसमें होगा, या डायोड का अपना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF होगा, और भी अगर कोई रेजिस्टेंस है, जैसे अगर कभी कभी कंसीडर होता है कि सोर्स का अपना रेजिस्टेंस है ना, उन सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके वो सारा सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो उन सबको अब जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसको Vm से डिवाइड कर देंगे तो हमको Im मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि करंट हमारा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो खैर आइए मान लीजिए, तो यहाँ पर V हमारा क्या है, Vi हमारा है Vm साइन ओमेगा टी, यही है हमारा। तो जो हमको आउटपुट मिला हुआ है वो हमारा I है। तो करंट हमारा एक साइकिल में अवेलेबल है, दूसरी साइकिल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पूरी साइकिल तो 2 पाई टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि रिपीटिशन कैसे होगा, एक साइकिल फिर वोल्टेज की वैल्यू 0, अब यहाँ समाप्त हुआ, फिर दूसरी साइकिल फिर वोल्टेज की वैल्यू 0, फिर यहाँ समाप्त हुआ, मतलब ये 0 से 2 पाई इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में 2 पार्ट अवेलेबल है, एक तो सिग्नल है, दूसरा सिग्नल की वैल्यू 0 है। तो हम आई ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा टी 0 से पाई के बीच में, और 0 पाई से 2 पाई के बीच में, 0 पाई से 2 पाई के बीच में। क्लियर है कि नहीं, यस है ना। सिग्नल हमारा 2 पार्ट है, पहला पार्ट ये है Im साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या है, 0 है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो 0 से पाई के लिए Im साइन ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई के लिए 0। अच्छा, तो एवरेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है आई एवरेज, या IDC भी इसको बोलते हैं। दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टाइम पीरियड I ओमेगा टी डी ओमेगा टी, यही हमको मिलना है ना। और टी की वैल्यू यहाँ पर है क्या, 2 पाई है, तो 1 अपॉन 2 पाई हमने कर दिया, और 0 से 2 पाई I ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब I ओमेगा टी 2 पार्ट में है, तो 0 से पाई, तो आपका लिमिट जो 0 से 2 पाई है वो 2 भाग में बट गया है, तो 0 से पाई हो जाएगा और दूसरा पाई से 2 पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई के लिए I ओमेगा टी की वैल्यू आपने रख दिया Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर है ये, और पाई से 2 पाई के लिए ये हो जाएगा 0 डी ओमेगा टी, ये भी क्लियर है। ये तो फंक्शन 0 है, खत्म हो गया। अब बचा क्या, Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अच्छा Im हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है, Im हमारा बाहर हो जाएगा, तो Im अपॉन 2 पाई ये हमारा आ गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका लिमिट क्या होगा, 0 से पाई होगा। तो Im अपॉन 2 पाई और माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ऐसा आ जाएगा। तो 1 + 1, देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू +1 होती ही है, तो +1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो विल गेट आई एवरेज इज इक्वल टू Im अपॉन पाई। तो V एवरेज हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा V एवरेज या VDC IDC इंटू RL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Im RL अपॉन पाई, ऐसा हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला, और मतलब जो हमारा Im होता है वो Vm अपॉन RL होता है। Im हमारा क्या होता है, Vm अपॉन RL होता है, तो आप Im की जगह Vm अपॉन RL पुट कर दीजिए, RL से RL कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट V एवरेज और VDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई। एक्चुअली में ये Im इज Vm प्लस RF भी होता है, लेकिन RF यहाँ पर नेग्लेजिबल होता है, बहुत हाई वैल्यू इसकी होती नहीं है। RL आपका कुछ किलो ओम है, और RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का, जो कुछ ओम होता है, 25 ओम 50 ओम, है ना, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर RF को कंसिडर नहीं किया गया है। दूसरा जो हमारा कैलकुलेशन है वो RMS वैल्यू है ना। अच्छा, तो एवरेज वैल्यू को आप याद रखेंगे, I एवरेज की वैल्यू Im अपॉन पाई, और V एवरेज की वैल्यू Vm अपॉन पाई, है ना, ये इतना याद रखेंगे। अगर हम RMS की बात करें तो RMS का जो कैलकुलेशन होता है, सिग्नल तो यहाँ तक ठीक ही है, वो तो आपका रिपीट ही हो रहा है, 0 से पाई के लिए आपको मिलेगा Im साइन ओमेगा टी, पाई से 2 पाई के लिए 0। ये हमारा फार्मूला होता है I RMS इज इक्वल टू अंडर रूट
1/t 0 से t i स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर होगा डी ओमेगा टी, है ना, ये हमारा होगा। टी की वैल्यू 2 पाई है, पुट कर दीजिए। तो अंडर रूट में 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी 1/2 पाई। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फंक्शन को। पहला पार्ट क्या है, 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई के लिए आई एम साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर कर देंगे तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस दूसरा फंक्शन आपका 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा तो खत्म हो जाएगा आपको। तो अब ये हमारा 1/2 पाई आई एम स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए, है ना, तो ये हमारा आ गया आई एम स्क्वायर अपन 2 पाई, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, याद रखिए, है ना। अच्छा, तो अब जो 1/2 है इसको डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। ओमेगा टी की लिमिट है 0 से पाई, तो आप 0 से पाई उनकी वैल्यू रख दीजिए, माइनस ये 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी है, तो 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और ये भी 0 से पाई रख देंगे। अच्छा, ये जरा देखिए, जब यहाँ पर आप पाई रखेंगे तो 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू 0, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म तो हमारा 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, अच्छा ओमेगा टी में रखिए पाई माइनस 0, तो यहाँ पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मिला आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 2, इसका फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई हमारी। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, आई एम स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर मतलब आई एम स्क्वायर बाई 4, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो आई एम बाई 2 आ जाएगा। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, आई एम बाई 2 आ गई, ठीक है। आर एल से मल्टीप्लाई करेंगे, आर एल प्लस आर एफ से डिवाइड करेंगे, और फिर नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें वी आर एम एस की वैल्यू भी वी एम बाई 2 मिल जाएगी, ठीक है। आई आर एम एस आई एम बाई 2 और वी आर एम एस वी एम बाई 2, ये हमको मिलेगा। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। एफिशिएंसी हमारा होता क्या है, ये हमारा है कि कितना हमारा डीसी, कोई भी रेक्टिफायर सर्किट है उसको आप आरएमएस इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आउटपुट क्या बोलता है हमको, डीसी वैल्यू मिलती है ना, डीसी वैल्यू हमको मिलती है। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, कितनी इफिशिएंटली ये डीसी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू आरएमएस वैल्यू। क्लियर है ये, इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि इफिशिएंसी इक्वल टू पी डीसी पावर डिवाइडेड बाई आरएमएस पावर, है ना। आरएमएस पावर को आप इनपुट पावर एसी पावर भी बोल सकते हैं, लेकिन है वो आरएमएस ही पावर, है ना। तो पी डीसी अपन पी आरएमएस ऐसा हम बोल सकते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ है और लोड रेजिस्टेंस उसमें आरएल है, तो हम डीसी वोल्टेज किसके अक्रॉस लेंगे, आरएल के अक्रॉस, तो पी डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डीसी स्क्वायर इंटू आरएल, और पी आरएमएस हमारा क्या होगा, आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ, ऐसा हमको मिल जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर दें, पी डीसी अपन पी आरएमएस हमको करना है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आई डीसी स्क्वायर आरएल अपन आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ। तो आई डीसी स्क्वायर अपान आई आरएमएस स्क्वायर ये हमको मिलेगा, अगर आरएफ की वैल्यू आरएल से बहुत कम है तो आरएफ हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आरएल से आरएल कैंसिल हो जाएगा। तो हमको इफिशियंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, आई डीसी अपान आई आरएमएस का होल स्क्वायर, ऐसा हमको मिलेगा। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आई एवरेज की वैल्यू आई एम बाई पाई है, आई आरएमएस की वैल्यू आई एम बाई 2 है, आई एम बाई पाई और आई एम बाई 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, आई डीसी की जगह आई एम बाई पाई, आई आरएमएस की जगह आई एम बाई 2, अभी अभी सॉल्व किया था, ये पुट कर देंगे, आई एम से आई एम कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर बाई 4 अपन पाई स्क्वायर इंटू 100, परसेंटेज में निकाल लिया, ये आपको मिल जाएगा 50.4%। तो इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी आ गई, 40.5% आ गई। रिपल फैक्टर क्या होता है, कितना एसी, रिपल का मतलब क्या होता है, रिपल का मतलब देखो हमारा जो आउटपुट है ये इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिलने का मतलब क्या है, मतलब ये डीसी तो है लेकिन इसमें एसी रिपीटिशन भी तो हो रहा है, तो रिपीटिशन का मतलब क्या है, मतलब ये इस फिक्स टाइम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें तो इस तरह से रिपीटिशन हो रहा है, ये रिपीटिशन का मतलब इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका अपना एक एसी नेचर भी है। एसी सिग्नल वो होते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी दिखाई दे रही है, एसी सिग्नल है ये हमारा, और डीसी भी है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एसी कंपोनेंट है इसमें होना नहीं चाहिए था, इसी को हम बोलते हैं रिपल। तो रिपल इज डिफाइंड एज अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, अनवांटेड एसी कंपोनेंट, है ना।
तो रिपल फैक्टर एक कैलकुलेशन है जो ये बताता है कि कितना एसी कंपोनेंट डीसी के रिस्पेक्ट में अवेलेबल है। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू डीसी कंपोनेंट। तो हम क्या करें, हम एसी तो हमारा देखो जो हमारा आरएमएस हमारा होता है, आरएमएस वैल्यू वो किसके बराबर होती है, एसी कंपोनेंट के स्क्वायर के प्लस डीसी कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होती है। आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई एसी स्क्वायर प्लस आई डीसी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हमें आई एसी अपन आई डीसी की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है तो क्या करें, हम डीसी से दोनों साइड, तो डीसी आई डीसी से दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो पहले हमने क्या कर लिया, हमें आई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लिया आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर, है ना। इसको आप इधर ले आए। अच्छा, अब इधर ले आए, इसको सॉल्व करके हमने ऐसे लिख दिया। अब आई डीसी स्क्वायर से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई एसी स्क्वायर अपन आई डीसी स्क्वायर इक्वल टू आई आरएमएस स्क्वायर अपन आई डीसी स्क्वायर माइनस 1, ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो आई एसी अपन आई डीसी को आर लिखते हैं ना, रिपल फैक्टर को आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आरएमएस स्क्वायर अपन आई डीसी स्क्वायर माइनस 1, या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमने रूट लगा दिया, आई आरएमएस स्क्वायर अपन आई डीसी स्क्वायर माइनस 1, ये हमको मिलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आई एवरेज की जो हमारी वैल्यू होती है आई एम बाई पाई, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम बाई 2 होती है। इसको आप पुट कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे आई एम अपान 2 अपान आई एम बाई पाई का स्क्वायर माइनस 1, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, दिस विल बी 1.21। रिपल फैक्टर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इसमें, है ना। तो अभी जो हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे कि इसमें रिपल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये कि यहाँ पर फैक्टर है जो मतलब काफ़ी हाई होता है, तो इसकी वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फार फैक्टर होता है आई आर एम एस अपन आई एवरेज, तो आई आर एम एस की वैल्यू आपको पता है आई एम बाई 2, आई एवरेज की वैल्यू आपको पता है आई एम बाई पाई, तो फार फैक्टर हमारा आ जाएगा आई आर एम एस अपन आई एवरेज दैट इज पाई बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.571, पाई की वैल्यू 3.141 होता है, इसको आप रख दीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें दोनों ही साइकिल हमारी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट होंगे, है ना, दोनों ही साइकिल। तो दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, दूसरा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है ना। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ये दो हाफ वेव रेक्टिफायर से मिलकर बना है। तो एक साइकिल में आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट काम करेगा, दूसरी साइकिल में दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब दो डायोड हमारे रहेंगे और उसका कॉमन लोड होगा। तो यहाँ पर कॉमन लोड को RL से दिखा रहे हैं। तो आपका जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, उसका जो आउटपुट सर्किट है, आउटपुट जो कॉयल है, वो सेंटर टैप टर्मिनल की सहायता से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऊपर का पार्ट होगा और एक नीचे का पार्ट होगा। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आप यहाँ पर जनरेट होगा, टोटल वोल्टेज जो आपने ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन पीछे देखा था, वो वोल्टेज दो भाग में डिवाइड हो जाएगा जनरेट होने के बाद। आधा वोल्टेज ऊपर वाले डायोड को मिलेगा और आधा वोल्टेज नीचे वाले डायोड को मिलेगा। क्लियर है ये? तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का जो मेन पार्ट है वो है ट्रांसफार्मर, रेजिस्टिव लोड और दो डायोड्स हैं। और ट्रांसफार्मर इसका एसेंशियल पार्ट है, ये भी याद रखिए, क्योंकि अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बिना ये सर्किट बन ही नहीं सकती। आप देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में आप ट्रांसफार्मर के बजाय एक एसी इनपुट अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि दो ही टर्मिनल रिक्वायर्ड है, यहाँ 3 टर्मिनल रिक्वायर्ड है ना। इसके लिए आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करना ही पड़ेगा। अब अगर हम वर्किंग की बात करें, तो अगर VI की वैल्यू ग्रेटर देन VK होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, है ना, तो डायोड D1 आपका ऑन हो जाएगा, है ना, और दूसरा डायोड उस समय उसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ऑफ हो जाएगा। देखो, जब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर मिलेगा तो इस समय नीचे नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा होगा। तो जब VI ग्रेटर देन 0 होगा, उस समय ये वैल्यू क्या होगी, माइनस VK से नीचे होगी, इसीलिए D2 आपका ऑफ हो जाएगा, D1 ऑन रहेगा, है ना। तो जब VI ग्रेटर देन VK है तो D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया। ऐसी कंडीशन में KVL अप्लाई करिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखो, प्लस VI माइनस VK और इधर चलेंगे माइनस V0 इक्वल टू 0, तो V0 की वैल्यू VI माइनस VK ऐसा हमको मिल जाएगी। दूसरी हाफ साइकिल में VI की वैल्यू जब माइनस VK से कम होगी, तो यहाँ पर प्लस VK से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस VK से कम वोल्टेज मिलेगा तो डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, तो D2 ऑन हो जाएगा और D1 ऑफ हो जाएगा। इस कंडीशन में जब KVL अप्लाई करेंगे तो प्लस VI, या उल्टा चलिए ना, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस VI माइनस VK माइनस V0 इक्वल टू 0, तो V0 की वैल्यू माइनस VI माइनस VK ऐसा हमको मिलेगा। ठीक है, तो दो केसेज हमको मिल गए, VI ग्रेटर देन VK और VI लेस देन माइनस VK। तो VI ग्रेटर देन VK ये वाला पोर्शन के ऊपर, है ना,
और वी आई लेस देन माइनस वी के इस वाले पोर्शन के नीचे। तो वी आई ग्रेटर देन वी के, इसमें मिला है वी आई माइनस वी के, मतलब ये वी के का ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज थोड़ा नीचे लेवल आ जाएगा, बाकी वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और ये आपको आउटपुट मिलेगा। वी आई लेस देन माइनस वी के में माइनस वी आई माइनस वी के, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, ये वी के लेवल से रिड्यूस तो होगा लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दूसरे हाफ साइकिल में आपको मिलेगा, है ना। तो ये अगर वी आई की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर वी आई की वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव हाफ साइकिल में, और तो उसमें माइनस वी आई आप कर देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, सो विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह से आपको सारे साइकिल्स में पॉजिटिव वैल्यूज मिलती चली जाती है। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ही साइकिल्स अवेलेबल है। अगर ये आइडियल डायोड के लिए करते तो वीके की वैल्यू 0 हो जाती, तो जहां जहां वीके है वो खत्म हो जाएगा। तो वी आई ग्रेटर देन 0 वी नॉट इज इक्वल टू वी आई मिल जाएगा, माइनस वी के था वो खत्म हो गया। वी आई लेस देन 0 वी नॉट की वैल्यू माइनस वी आई मिलेगी। तो आपको ये दोनों वी आई ग्रेटर देन 0 के लिए वी नॉट की वैल्यू वी आई मिली, वी आई लेस देन 0 के लिए वी नॉट की वैल्यू माइनस वी आई मिली। तो जब वी आई ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा वी आई है वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। वी आई लेस देन 0 के लिए माइनस वी आई का मतलब जैसा वी आई है उसको अपोजिट ड्रॉ कर देंगे। तो माइनस वी आई का अपोजिट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इस तरह से आपको सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिल रही है। दोनों ही साइकिल्स रेक्टिफाई हो रहे हैं इसलिए उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम रिवर्स वी आई लेस देन 0 के केस में हम डायोड के क्रॉस निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर दो डायोड है, एक डायोड के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, वही दूसरे डायोड के लिए भी होगा, ठीक बात है कि नहीं। तो हमें वीओसी कैलकुलेट करना है। तो जब आप देखिए सेकेंड लूप जो हमारा है उसी में वीओसी है हमारा, क्योंकि ये डायोड ऑफ है हमारा। तो पी की जगह आपने प्लस और एन की जगह माइनस करके वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज आपने यहाँ पर लिख दिया, है ना। हमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है, लेकिन इस लूप में वी नॉट भी आएगा। तो पहले आप कंडक्टिंग लूप में केवीएल लगाकर वी नॉट की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो आप कंडक्टिंग लूप में केवीएल अप्लाई करें लूप 1 में, है ना। तो लूप 1 में आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपका वी आई प्लस वी नॉट इक्वल टू 0 ऐसा हमको मिलेगा। तो वी आई प्लस वी नॉट इक्वल टू 0 या वी नॉट की वैल्यू माइनस वी आई है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तो वी नॉट की वैल्यू माइनस वी आई रहेगी। अब हम सेकेंड लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से चलेंगे वी आई माइनस वी ओ सी माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी ओ सी की वैल्यू वी आई माइनस वी नॉट ऐसा हमको मिलेगा, और वी नॉट हमारा आया क्या है माइनस वी आई, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो वी ओ सी की वैल्यू 2 वी आई आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो वी ओ सी हमारा कितना आ गया 2 वी आई आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में वी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस वी एम होगी। इसका मतलब वी ओ सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 वी एम, क्योंकि माइनस 2 वी आई आया था और वी आई की वैल्यू माइनस वी एम है, तो माइनस 2 वी एम। तो पीक इनवर्स वोल्टेज माइनस साइन क्या बता रहा है, ये इनवर्स वोल्टेज है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हो गया 2 वी एम आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप एक डायोड परचेज करके ले आए और 400 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इस 400 को 2 वी एम के बराबर रख दीजिए, है ना, 2 वी एम के बराबर रख दीजिए। तो वी एम की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ, 400 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 200। आप टू मतलब वीएम की वैल्यू कितनी आ गई 200 वोल्ट। आप 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते डायोड को, नहीं तो ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा। तो यही वोल्टेज जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर को अप्लाई कर रहे थे तो वो 400 वोल्ट पूरा का पूरा आप इसको इनपुट दे सकते थे, तो आउटपुट भी ज्यादा मिलता। लेकिन सेंटर टैप में प्रॉब्लम क्या है, आप 400 वोल्ट इनपुट में अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो आधा ही वोल्टेज अप्लाई कर पाएंगे, तो वोल्टेज का आउटपुट भी तो आधा ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा कम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला सर्किट है, एक प्रॉब्लम ये है इसमें, है ना। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जैसे Vm या 2 Vm या 3 Vm आ रहा है तो 3 Vm वाला सबसे खराब होगा, 2 Vm उससे थोड़ा अच्छा होगा, 1 Vm सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के जो एडवांटेजेस है वो रिपल फैक्टर इसका थोड़ा कम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा, एफिशिएंसी अच्छी होती है। देखो एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.5 है, इसमें एफिशिएंसी 81% आती है ना। तभी आगे सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा विच इज एक्सपेंसिव कंपोनेंट, है ना, तो काफी एक्सपेंसिव है। दूसरा ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज के आधे के बराबर मिलता है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, है ना। और पीक इनवर्स वोल्टेज इसका काफी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा आ रहा है, जो ये बता रहा है कि जो डायोड है ना
वो आपको हाई पीक इनवर्स वोल्टेज वाले ही यूज करने पड़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। जो भी पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का अपना रेटिंग होगा उसका आधा वोल्टेज ही आप इनपुट में अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, तीसरा हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव में, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, 4 डायोड हमारे अवेलेबल है ना, 4 डायोड अवेलेबल है। एक समय में जब आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो देखो आपने यहाँ पर वोल्टेज, ये वी आई है हमारा, है ना। यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखिए पी किसको दे रहे हैं, पी पर पॉजिटिव D1 को दे रहे हैं और D3 को दे रहे हैं, तो एक समय में D1 और D3 ऑन हो जाएंगे। ऐसे दूसरी हाफ साइकिल में D2 और D4 ऑन हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन 2Vk, क्यों ग्रेटर देन 2Vk भाई, तो क्योंकि हमको पता है 2 डायोड ऑन होंगे, तो दोनों डायोड ऑन होंगे तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, Vk प्लस Vk 2Vk। तो आप Vi की वैल्यू 2Vk से ज्यादा नहीं देंगे तो डायोड कोई ना कोई एक डायोड ऑफ हो जाएगा, है ना। हमें अगर सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो Vi की वैल्यू 2Vk से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो Vi ग्रेटर देन 2Vk हमने किया तो D1 और D3 हमारे ऑन हो गए जैसा अभी बता रहे थे, और D2 और D4 हमारे ऑफ हो जाएंगे, है ना। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा जो यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइन से दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। तो आप KVL अप्लाई करेंगे तो प्लस Vi, फिर आगे बढ़िए और माइनस V0, अच्छा Vk भी तो है, 2 Vk यहाँ पर है, माइनस Vk और यहाँ पर भी माइनस Vk, तो प्लस Vi माइनस Vk माइनस V0 माइनस Vk इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू Vi माइनस 2Vk ऐसा हमको मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, Vi लेस देन माइनस 2Vk, तो उसमें आपका करंट का डायरेक्शन अब क्या होगा, ये दोनों डायोड हमारे ऑन हो जाएंगे और P से N की तरफ करंट फ्लो होती है, तो इस तरह से करंट फ्लो होगी जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो आप KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस Vi और ये प्लस माइनस माइनस Vk माइनस V0 और फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस Vk, तो ये हमको मिलेगा। तो V0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस Vi माइनस 2Vk। तो ये देखेंगे तो सेंटर टाइप का ही तो आउटपुट ये भी है, बस वहां पर आपको Vi माइनस Vk मिलता था, यहाँ पर Vi माइनस 2Vk मिल रहा है, बाकी इक्वेशन वैसे ही है। तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी वैसे ही ड्रॉ होगा जैसा सेंटर टाइप का ड्रॉ होता था, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये Vm माइनस Vk के बजाय Vm माइनस 2Vk मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आइडियल डायोड की अगर हम बात करें तो Vi ग्रेटर देन, भाई Vk का लॉस जो है वो आइडियल डायोड में मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा है, तो Vi ग्रेटर देन 0 करेंगे तो D1 D3 ऑन हो गए, V0 की वैल्यू Vi मिली, है ना। और जब Vi लेस देन 0 होगा तो D2 D4 आपके ऑन हो जाएंगे, D1 D3 ऑफ हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में V0 की वैल्यू माइनस Vi मिलेगा, दिस इज ऑन, है ना, ये हमारा ऑन है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें दो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, Vi ग्रेटर देन 0 V0 इज इक्वल टू Vi, Vi लेस देन 0 V0 इज इक्वल टू माइनस Vi, और दोनों ही साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। जब V0 इज इक्वल टू Vi पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वैसे ही Vi आपने ड्रॉ कर दिया V0 में, Vi इक्वल टू V0 इज इक्वल टू माइनस Vi, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसा Vi है उसका अपोजिट साइकिल आपने ड्रॉ कर दिया, और इस तरह से आपको सारे पॉजिटिव साइकिल अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, पहले आप कंडक्टिंग लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो हम कौन से केस को लेकर चल रहे हैं, Vi लेस देन 0, Vi लेस देन 0 में D2 और D4 आपके ऑन रहेंगे और D1 और D3 आपके ऑफ रहेंगे। क्लियर है ये। तो D1 और D3 के क्रॉस VOC और VOC दोनों जगह VOC हमारे वोल्टेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमें VOC को कैलकुलेट करना है तो हम नॉन कंडक्टिंग लूप में KVL अप्लाई करेंगे, जिसको यहाँ सेकंड से दिखाया गया है, लेकिन पहले हमें फर्स्ट लूप मतलब कंडक्टिंग लूप में KVL अप्लाई करके V0 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यही V0 आपके VOC वाले में भी शामिल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लूप 1 में KVL अप्लाई करिए, Vi प्लस V0 इक्वल टू 0, या V0 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस Vi। देखो Vi आगे बढ़े, Vi आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस V0 इक्वल टू 0, या V0 की वैल्यू माइनस Vi। क्लियर हो गया। अब हम नॉन कंडक्टिंग लूप में KVL अप्लाई करेंगे, ये ब्लू कलर की लाइन से दिखाया गया है, जिसमें क्या चलेंगे, प्लस Vi माइनस VOC, फिर क्या हो जाएगा, माइनस V0 और माइनस VOC इक्वल टू 0। क्लियर है ये। तो दो बार माइनस VOC है हमारा, तो 2 VOC की वैल्यू हो गई Vi माइनस V0, और माइनस V0 अभी पीछे हमने सॉल्व किया था ना, V0 की वैल्यू माइनस Vi, तो माइनस V0 की वैल्यू प्लस Vi हो जाएगी, तो Vi प्लस Vi दैट विल गिव यू 2 Vi। तो 2 VOC की वैल्यू क्या हो गई, 2 Vi हो गई। कौन सी हाफ साइकिल में किया था, Vi लेस देन 0 नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो Vi की मैक्सिमम वैल्यू माइनस Vm आ जाएगी, तो ये आपका 2 VOC की वैल्यू हो जाएगी, 2 VOC की वैल्यू हो जाएगी 2 Vi, तो VOC की वैल्यू हो जाएगी Vi की मैक्सिमम वैल्यू माइनस Vm, सो VOC मैक्स इज इक्वल टू माइनस Vm।
तो माइनस मतलब इनवर्स वोल्टेज है, वीओसी मैक्स का मतलब पीक, तो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू वीएम आपकी आ गई। तो ये भी आपका सेंटर टैप से अच्छा है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर अभी अच्छा मिलेगा, आगे हम देखेंगे, इफिशियंसी भी अच्छी मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप की अपेक्षा अच्छा है, हालांकि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के बराबर है। तो ज़्यादातर केसेस में फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा माना जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है, ये स्मूथ आउटपुट प्रोवाइड करता है, हायर इफिशियंसी है इसकी, है ना। ये हाई रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी के अलावा रिपल फैक्टर भी इसका अच्छा है। प्रॉब्लम एक ही है इसमें कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, 4 डायोड में एक की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, ठीक है, जबकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में 2 ही डायोड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर पूरी तरह से रिक्वायर्ड नहीं है, आप बिना ट्रांसफार्मर के भी काम कर सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है। अब हम एवरेज और करंट और वोल्टेज का अगर हम कैलकुलेशन करें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, जब भी एग्जाम में आएगा, चाहे वो सेंटर टैप के लिए पूछे चाहे ब्रिज के लिए, ये सारे कैलकुलेशन कॉमन है, इसीलिए दोनों सर्किट के बाद ये कैलकुलेशन बताए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये रिपीटिशन क्या हो रहा है, ये रिपीटिशन इस तरह से बार बार हो रहा है। तो आप देखेंगे यही साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट करे, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, केवल पाई हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो पाई है, और यही पाई को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक चीज और समझ में आ रही है, हमारा इनपुट सिग्नल तो ये था ना, तो ये पूरी साइकिल 2 पाई ले रहा था, है ना, जबकि टाइम पीरियड आधा हो गया। टाइम पीरियड आधा होने का मतलब क्या हो गया, एक साइकिल में अब इनपुट की एक साइकिल में आउटपुट की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो अब आउटपुट, अगर इनपुट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, डबल हो गया ना। तो इसी तरह इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी की डबल हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, है ना, कभी भी क्वेश्चन में आता है तो उसको आप करिएगा। अच्छा, अब हमारा एक ही टाइम पीरियड है, एक ही सिग्नल अवेलेबल है, सिग्नल की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, और लिमिट क्या होगी, 0 से पाई होगी। आई डी सी का फार्मूला 1/t, 0 से टी आई ओमेगा टी डी ओमेगा टी, टी की वैल्यू पाई है, आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/पाई 0 से पाई आई ओमेगा टी डी ओमेगा टी। आई ओमेगा टी क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, आई एम बाहर कर लीजिए, है ना, और साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। 0 से पाई इसका लिमिट है, आप 0 से पाई लिमिट रख देंगे, वैसे ही जैसे आपने हाफ वेव में किया था। तो आप पाई यहाँ रखेंगे तो आपका माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 +1 हो जाएगा, तो +1 दैट इज 2, तो 2 आई एम अपन पाई ऐसा हमको मिल रहा है आई एवरेज। तो वी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 2Vm अपन पाई हो जाएगा। क्लियर है ये, यस। आई आर एम एस को आप कैलकुलेट करिए, आई आर एम एस हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा, है ना। तो टी की जगह पाई रख दीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड तो पाई ही है इसमें, तो 1/पाई 0 से पाई आई स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। तो ये हमारा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी ऐसा हमको मिलेगा। आई एम को आप बाहर कर लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो आई एम स्क्वायर अपन पाई 1/2 ओमेगा टी 0 से पाई माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी को लिख सकते हैं, साइन 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी अपन 2 0 से पाई। ये टर्म तो हमारा 0 हो जाना है, एक बार पाई रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा टी की जगह आप पाई -0 कर देंगे, पाई -0 की वैल्यू पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो आप इसको रूट से बाहर ले आएंगे तो आई एम तो रूट से बाहर आ गया, नीचे वाला पोर्शन तो अकेले है इसलिए वो √2 बना रहेगा, तो आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपन √2, और ये आ गया तो वी आर एम एस की वैल्यू भी वी एम अपन √2 हमको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इफिशियंसी का कैलकुलेशन करें तो इफिशियंसी का फार्मूला हमको क्लियर है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आई डी सी अपन आई आर एम एस का होल स्क्वायर, जो कि हाफ वेव में हमने डिराइव किया था यहाँ तक। अब बस फुल वेव के केस में हमने आई डी सी और आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो आई डी सी की वैल्यू 2 IM पाई, आई आर एम एस की वैल्यू IM अपन √2, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हमारा देखो IM से IM कैंसिल हो गया, ऊपर 2 है नीचे √2 है, तो वो 2 √2 अपन पाई हो जाएगा, 2 √2 का स्क्वायर 8, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना। तो 8 अपन पाई स्क्वायर इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 81% आएगा। तो ये हमारा इफिशियंसी इसमें 81% होता है। ठीक है, ऐसे रिपल फैक्टर का फार्मूला हमारा क्या होता है, रिपल फैक्टर का फार्मूला हमारा होता है आई आर एम एस स्क्वायर अपन आई डी सी स्क्वायर -1। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आई डी सी की वैल्यू ये है और आई आर एम एस की वैल्यू ये है, इन दोनों को पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा √पाई स्क्वायर बाई 8 -1,
और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.483 ऐसा हमको मिलेगा। फॉर्म फैक्टर हमारा होता है आई आर एम एस अपन आई एवरेज, है ना। तो आई आर एम एस अपन आई एवरेज की वैल्यू 1.111 ऐसा हमको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ है ना कंपैरिजन हम जरूर कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारा ये देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। तो पहला पैरामीटर क्या है, ये आपका आई एवरेज। आई एवरेज इस केस में क्या आता है, आई एम अपान पाई। ठीक है, और इस केस में क्या आता है 2im अपान पाई, है ना, 2im अपान पाई। फुल वेव में भी वही रहेगा, दोनों ही फुल वेव में। आई आर एम एस की वैल्यू क्या आएगी, आई आर एम एस आएगा im अपान 2 हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, और फुल वेव में आएगा im अपान √2, है ना, ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, तीसरा चीज क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.5%, जबकि इस केस में क्या आएगा 81%, है ना, ये हमारा मिलेगा। अच्छा, रिपील फैक्टर हमारा क्या आया, यहाँ पर क्या आ गया 1.21, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आया 0.48, अभी अभी किया था हम लोगों ने। ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना आ गया 1.57, ज्यादा है इसमें, जबकि यहाँ पर फॉर्म फैक्टर कितना आ गया 1.11, ये भी अच्छा है। तो आप ध्यान से, अच्छा पीआईवी भी कर लीजिए, पीआईवी इसमें होता है वीएम, सेंटर टैप में होता है 2 VM, और ब्रिज में होता है वीएम। और डिजाइन की अब बात कर लीजिए, तो डिजाइन में यहाँ पर केवल एक डायोड रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और 2 डायोड रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर 4 डायोड रिक्वायर्ड है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तो 4 डायोड ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर सेंटर टैप में रिक्वायर्ड है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर ज्यादा अच्छा माना जाएगा। बाकी सारे केसेस में आप देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है ही, है ना, सारे ही केसेस में। ठीक है, डिजाइन के केस में पीआईवी की अगर हम बात करें, जो अभी पीआईवी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 VM हमारा है, सेंटर टैप हमारा खराब हो जाएगा, इस वजह से भी फुल वेव रेक्टिफायर सबसे अच्छा रेक्टिफायर माना जाता है। क्लियर है ये। तो इस तरह से आप इसको ना अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है वो फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा है, आरएमएस वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, रिपील फैक्टर कम है, उसका फॉर्म फैक्टर कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर दोनों ही वो अच्छे हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया। उसमें भी सेंटर टैप हमारा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM आ रहा है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर का केवल VM है, तो ब्रिज रेक्टिफायर इन दोनों में ज्यादा अच्छा है। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ, ब्रिज रेक्टिफायर हुआ, मोस्ट यूजफुल है और अच्छी इफिशियंसी के साथ ये काम करता है। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से 5 मिनट में। जैसे एक न्यूमेरिकल हमारा ये दिया हुआ है ना, इस तरह का सर्किट है, और इनपुट दिया है आपने 120 वोल्ट से -120 वोल्ट तक, और कैलकुलेट क्या करना है, वी एवरेज, वी आर एम एस, रिपल फैक्टर या रिपल वोल्टेज, है ना, आई एवरेज, आई आर एम एस, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीआईवी। चलो एक न्यूमेरिकल में सारी चीज हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। चलो देखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, है ना, D1 हमारा D1 ऑफ हो जाएगा। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर वोल्टेज प्लस मिलेगा, प्लस का मतलब N को प्लस मिला, ये ऑफ हो गया, और ये हमारा ऑन हो जाएगा, तो हमारा D2 ऑन हो जाएगा। D2 ऑन हो जाएगा तो करंट यहाँ से I1 फ्लो होगी, वो 2 भाग में डिवाइड होगी। चूंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है 2.2 किलो ओम, तो I1 2 बराबर भाग में डिवाइड होगा, तो I1 आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो हमारा I1 आधा इधर आया। अच्छा, I1 हम निकाले कैसे, तो ये जो I1 है उसके लिए पहले हमें रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकलेगा, आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल, इसके सीरीज में 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है ना, ये हमको मिला। तो ये 2.2 और ये 2.2, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया यहाँ पर, और उसके सीरीज में ये 2.2 है, इसको सीरीज में आपने सम कर दिया। सीरीज में रेजिस्टेंस सम होता है, पैरेलल में पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। देखो अगर हमारा 2 रेजिस्टेंसेज हैं, ये R1 और ये R2, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इस फार्मूले से हमारा निकालना है। तो यहाँ पर वही कि R1 R2 अपन R1 प्लस R2। वैसे भी 2 रेजिस्टेंसेज अगर बराबर बराबर है, उनको पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, तो आधे हो जाएंगे। इसको भी सॉल्व करोगे ना तो आधा ही मिलेगा, तो 1.1 आएगा, और 2.2 पहले से 2.2 प्लस 1.1 दैट विल गिव यू 3.3 किलो ओम। अब VI से 3.3 किलो ओम डिवाइड कर देंगे तो हमको I1 मिल जाएगा। तो VI से
आर इक्विवेलेंट 3.3 किलो ओम को आपने डिवाइड किया तो वी आई अपान 3.3 मिली एम्पियर ये हमको करंट की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? अब करंट हमारा I1 दो भाग में डिवाइड हो रहा है, तो अब लोड में कितना करंट फ्लो होगा आप बताओ। I1/2, तो लोड में हमारा करंट है I1/2। I1 आपका आया है VI/3.3, ये हो जाएगा VI/2 इंटू 3.3 डेट इज VI/6.6 मिली एम्पियर। तो लोड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, लोड वोल्टेज इसी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। रेजिस्टेंस कितना है 2.2, तो लोड करंट VI/6.6 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा VI/3। ठीक है ना? तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए आपको लोड वोल्टेज की वैल्यू मिल गई VI/3। अच्छा, आप देखो एग्जाम में वैसे तो आप दोबारा इसको कर सकते हैं, है ना, दोबारा ये मैंने किया है, लेकिन आपको एग्जाम में एक साइकिल के लिए निकालिए। आपके एग्जाम में ना नॉर्मली ये रेजिस्टेंसेज आपको इक्वल ही मिलेंगे, तो अगर आपको इक्वल रेजिस्टेंस मिले तो आप सीधे सीधे नेगेटिव हाफ साइकिल में आप लिख दीजिए सिमिलरली वी आई इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू माइनस VI/3 नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना, ये हमेशा लिख दीजिए क्योंकि वो मिलेगा ही भैया आपको। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं इसको कैलकुलेट करना चाहिए तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, सेम प्रोसेस है, उसको दोबारा किया गया है। और चूंकि VI आपका नेगेटिवली प्रोसेस होगा तो माइनस VI के साथ पूरा इक्वेशन आपका मिलता जाएगा और फाइनली आपको आउटपुट माइनस VI/3 मिलेगा। तो VI ग्रेटर देन 0 के लिए VI/3 मिला, VI लेस देन 0 के लिए माइनस VI/3 मिला। तो VI हमारा ये है 120 से -120। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या मिल रहा है VI/3, VI पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 1/3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट को 3 से डिवाइड कर देंगे विल गेट 40 वोल्ट, है ना, ये 40 वोल्ट का आपको मिलेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी VI/3 आ रहा है ना, माइनस साइन के साथ। माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसा VI है उसका अपोजिट मिलेगा, और /3 ये बता रहा है कि 40 वोल्ट मिलेगा, तो आपको ये साइकिल आपको मिली। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो भी आपको आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है उसको हमने V0 मैक्स लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया V0 मैक्स लिख दिया। तो I मैक्स हमारा क्या आएगा आप बताओ। V0 मैक्स को आप R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रेजिस्टेंसेज है सर्किट में उनके इक्विवेलेंट सर्किट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको I मैक्स मिल जाएगा, मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो I मैक्स हमारा क्या आ गया 12.121 मिली एम्पियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर है। अच्छा, अब हमारा V0 मैक्स हमारा ये आया 40 वोल्ट, तो V एवरेज भी हमारा निकल जाएगा 2V0 मैक्स बाई पाई, 2Vm/पाई हम पढ़ते थे ना, 2Vm/पाई, तो Vm हमारा आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हुआ करती थी। यहाँ पर V0 मैक्स उसको हमने डिनोट कर दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया। Vrms हमारा क्या हो जाएगा V0 मैक्स अपॉन √2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 28/2.284 वोल्ट, है ना, ये हमको मिल जाएगा। क्योंकि Vrms क्यों ऐसा किया, ये फार्मूले किसके रख रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों साइकिल में आपको आउटपुट मिल रहा है। रिपिल वोल्टेज हमारा क्या होगा, रिपिल वोल्टेज हमारा AC कंपोनेंट होता है, और ये क्या आता है, ये हमारा आता है RMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर, ऐसा हमको मिलेगा। तो VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर ऐसा हम सॉल्व करेंगे। तो VRMS की ये वैल्यू है, VDC की ये वैल्यू है, उसको स्क्वायर करेंगे तो RMS वोल्टेज अगर एग्जाम में AC वोल्टेज अगर एग्जाम में पूछता है रिपिल वोल्टेज, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। I मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने दिया हुआ है, तो I एवरेज क्या हो जाएगा 2I मैक्स अपन पाई, है ना, और I RMS क्या हो जाएगा I0 अपन √2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये करंट की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, उन्हीं फार्मूले से हमको करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास V0 की मैक्सिमम वैल्यू है तो 2Vm/पाई कर देंगे ऐसे, तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। Vm/√2 कर देंगे तो RMS वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमारे पास मैक्सिमम करंट Im पता है तो 2Im/पाई कर देंगे तो एवरेज करंट मिल जाएगी, और Im/√2 कर देंगे तो RMS करंट मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर किया गया है। ये सब वैल्यूज हमको मिल गई, तब क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल लो। IDC/IRMS का स्क्वायर इंटू 100, ये वैल्यूज आपने सॉल्व कर रखी, इनको पुट कर दीजिए, 81% आ गया। रिपिल फैक्टर IRMS स्क्वायर अपन IDC स्क्वायर -1 इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमें मिल गया 0.484। फॉर्म फैक्टर भी पूछा हुआ था क्वेश्चन में, IRMS अपन I एवरेज, इनको डिवाइड कर दीजिए 1.111 आएगा। और पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा याद रखो, जो हमारा ये वोल्टेज आया था अभी सॉल्व होके, उसका जो पीक वैल्यू है वही पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ना। तो हमेशा याद रखो सर्किट का पीक इनवर्स वोल्टेज इज ऑलवेज
द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, है ना, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना आया है, 40 वोल्ट आया है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं स्केच वी नॉट फॉर द नेटवर्क, कैलकुलेट वी एवरेज, वी आर एम एस, आई एवरेज, आई आर एम एस, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। अज्यूम करिए कि सिलिकॉन डायोड्स के बने हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 21 ओम है, आरएल दिया हुआ है 1.009 किलो ओम। क्लियर है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आप बताओ 0.7 वोल्ट, इसका मतलब वी आई की वैल्यू जब 2 वीके मतलब 1.4 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक समय में 2 डायोड ऑन होगा, तो जब वी आई की वैल्यू 1.4 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे तब डायोड ऑन होगा। अच्छा, दूसरी क्या चीज दी है, यहाँ पर एक इनपुट दिया हुआ है 220 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनपुट ऐसा होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 220 होगी, तो पीक वैल्यू दिया है 220। दूसरा 10:1 दिया है, इसका मतलब आप इसको ना 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 22 वोल्ट आपको मिलेगा आउटपुट में, 22 वोल्ट, 22 वोल्ट, है ना, ये हमको मिलेगा। तो अब चलो देखो, तो ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड एक साथ ऑन होंगे, इसलिए टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा 1.4 वोल्ट का होगा पहला। तो दूसरा वीपी हमारा 220 वोल्ट है और एनपी इज टू एनएस की वैल्यू 10:1 है, तो वीपी अपन वीएस से वीएस की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 22 वोल्ट आ जाएगी, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ये इनपुट वोल्टेज है 22 वोल्ट से -22 वोल्ट, जो कि रेक्टिफायर सर्किट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो, पूरे कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से पता है, तो सीधे आप लिख दीजिए वी आई ग्रेटर देन 1.4 वोल्ट, तो आउटपुट क्या आएगा, वी आई -2 वी के आता है ना, वी आई -1.4 वोल्ट आ जाएगा। आप रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर को याद करिए, तो उसमें क्या आता था, अगर वी आई ग्रेटर देन 2 वी के है तो उस समय वी नॉट की वैल्यू आती थी प्लस वी आई -2 वी के, ऐसा हमको मिलता था। और जब वी आई की वैल्यू लेस देन -2 वी के होती थी तो वी नॉट की वैल्यू आपको मिलती थी -वी आई -2 वी के, ये हमको मिलता था। ये -2 वी के का मतलब 1.4 वोल्ट, तो वही हमको यहाँ मिल रहा है। अगर वी आई ग्रेटर देन 1.4 वोल्ट है तो वी आई -1.4 वोल्ट, वी आई लेस देन -1.4 वोल्ट है तो वी आई लेस देन -वी आई -1.4 वोल्ट। तो हमको ये आउटपुट वोल्टेज तो मिलेगा, हल्का सा यहाँ पर ड्रॉप भी होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसका आउटपुट वोल्टेज, कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा कितना, 22 -1.4, है ना। वी आई की मैक्सिमम वैल्यू जब भी आप रखोगे 22 रखोगे, -1.4 दैट इज 20.6 वोल्ट। एक चीज ये भी क्लियर है, अगर पीआईवी एग्जाम में पूछा है ना, इसमें पूछा नहीं गया है पीआईवी, लेकिन अगर पीआईवी पूछा जाता तो क्या होता, पीआईवी की वैल्यू 20.6 होती, आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज पीआईवी। वही हमारा वी नॉट मैक्स है ना, वी नॉट मैक्स हमने मान लिया ये है, तब इसमें आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई मैक्स हमारा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो जब हमारा डायोड ऑन होगा तो एक तो 2 डायोड ऑन होंगे, 2 डायोड ऑन होंगे मतलब 2 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 2RF, और उसके सीरीज में RL है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RL + 2RF। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर हम ये करंट की वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू सर्किट में, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आया है उसको RL + 2RF से डिवाइड कर दें। आप डिवाइड करेंगे तो 20.6 डिवाइडेड बाई 1009, ये RL दिया हुआ है, प्लस 2 × 21, ये सब ओम में है, तो एम्पियर में आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ एम्पियर आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 19.6 मिली एम्पियर आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करके देखिए, तो वी नॉट मैक्स हमारा 20.6 है, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, 2Vm/π होता है, उस वहां पर Vm की जगह 20.6 पुट कर दीजिए, सो विल गेट दिस वैल्यू। वी आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Vm/√2, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। आई मैक्स हमारी क्या होती है, अभी सॉल्व किया था हमने 19.6 मिली एम्पियर, तो आई एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 2Im/π, ये वैल्यू आ गई। आई आर एम एस Im/√2, ये वैल्यू आ गई। फुल वेव रेक्टिफायर है इसलिए फार्मूले लग रहे हैं, तो ये हमें मिल गया। तो अब इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी IDC/IRMS का स्क्वायर, है ना, रिफिल फैक्टर IRMS स्क्वायर/IDC² -1 का रूट, है ना, ये निकाल लीजिए। फॉर्म फैक्टर IRMS/I एवरेज, ये निकाल लीजिए। पीक इनवर्स वोल्टेज 20.6, जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमारा आया था। तो इस तरह से आप सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं है ना। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप और अच्छे से इसको कर पाए। यहाँ पर थ्योरी में भी क्वेश्चंस देते हैं, अब मैं इनपुट देता चल रहा हूँ और जल्दी जल्दी इसको करता हूँ। एसी सप्लाई जो है 230 वोल्ट का अप्लाई किया गया हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो एक तो क्लियर है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 5:1 है, मतलब क्या है इसका, मतलब NP/NS की जो वैल्यू है वो हमारा 5:1 दिया है। क्लियर है, ये हमारा दिया हुआ है। और क्या कह रहे हैं,
ये सब नोट करते चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, एसी सप्लाई दिया है हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो एक्चुअली में जो दिया हुआ है ये आरएमएस वैल्यू है, तो प्राइमरी पर आरएमएस वैल्यू कितना दिया, वो 230 वोल्ट दिया। जब भी ऐसे वोल्टेज देगा वो आरएमएस वैल्यू होगी, याद रखिएगा। तो पीक जो प्राइमरी में पीक वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √2 से मल्टीप्लाई कर दे, 325.27 वोल्ट हो जाएगा। फिर NP/NS की वैल्यू 5:1 ये हम कह रहे हैं, है ना। अब इसके आधार पर NS निकल जाएगा, VS निकल जाएगा कि नहीं, तो VP/VS इज इक्वल टू दिस से VS की वैल्यू हमारी निकल आएगी 65.054 वोल्ट। यही हमारी जो से ये है आपका। अच्छा, अब तीसरा चीज देखिए, अज्यूम द डायोड एज एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड होगा तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इनपुट जैसा ही आएगा, उसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यही ट्रिक होता है, इसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, उसी के बराबर आएगा जितना इनपुट में आपने अप्लाई किया है। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 65.054 वोल्ट। बस याद क्या रखना है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के फार्मूले हम सारी जगह यूज करेंगे। एक चीज और दिया है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 300 ओम, तो इससे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो पहले हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गया, अब एक चीज को कैलकुलेट करें। पहले पूछा है डीसी आउटपुट वोल्टेज, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में Vm/पाई, है ना। तो Vm ऊपर दिया हुआ है, Vm/पाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, सो विल गेट दिस। दूसरा पूछा है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो वही जो आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज है 65.054 वोल्ट। मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, RL से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का और इन सब का तो दिया नहीं है, तो केवल RL है 300 ओम, इससे डिवाइड कर देंगे, सो विल गेट I max इज इक्वल टू 0.217 एम्पियर। और पूछा है मैक्सिमम पावर, एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड होता है IDC² RL, किया था हम लोगों ने पीछे अभी जब रिपिल फैक्टर कर रहे थे, एफिशिएंसी कर रहे थे। तो IDC² RL ये हमारा हो जाएगा 0.069 स्क्वायर इंटू 300, दिस विल गिव यू 1.421 वाट। अच्छा, आरएमएस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर में, Vm/2, है ना। तो Vrms इज इक्वल टू Vm/2, इसको सॉल्व करेंगे 32.527 वोल्ट। रिपिल वोल्टेज कितना होगा, रिपिल वोल्टेज हमारा होता है AC वोल्टेज इज इक्वल टू √Vrms² माइनस VDC²। Vrms² भी हमने निकाला हुआ है और VDC² भी हमने निकाला हुआ है ना। VDC² ये वाला पहले टर्म में 20.707 और Vrms अभी अभी हमने निकाला 32 पॉइंट समथिंग, इसको सॉल्व करेंगे तो 25.084 वोल्ट आ जाएगा। रिपिल फैक्टर क्या होता है, VAC/VDC, पता है ना, AC कंपोनेंट अपन DC कंपोनेंट, तो ये दोनों तो वोल्टेज में सॉल्व कर ही लिया है, बस डिवाइड कर दीजिए रिपिल वोल्टेज अपन DC वोल्टेज, तो ये हमारा आ जाएगा 1.211 ना, इतना हमारा आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन ये है, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, ये पीक वोल्टेज अप्लाई किया है, सिलिकॉन डायोड का बना हुआ है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप और फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होगा। सिंपल है, नी वोल्टेज सिलिकॉन का 1.7 वोल्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, तो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 99.3 वोल्ट होगी, तो PIV भी वही हो जाएगा। सेंटर टैप रेक्टिफायर को अगर आप देखिए तो उसमें जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमारा आएगा 99.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट के ड्रॉप के साथ, तो PIV 2 VM होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 198.6 वोल्ट आ जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड एक साथ ऑन होंगे, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 1.4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे 98.6 आ जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा PIV की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98.6 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि उसमें VM के बराबर ही होता है। तो ये सारे कैलकुलेशन हमारे हो गए। इसके अलावा ना AC वोल्टेज मान लीजिए 65 वोल्ट अप्लाई किया तो RMS वैल्यू होगी, क्लियर है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये जो पीक वैल्यू हमको मिली है, अब कह रहे हैं कि सेंटर टैप रेक्टिफायर हमने जो कि जर्मेनियम डायोड के बने हैं, उनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो आप यहाँ पर ना मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 वोल्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम डायोड हमारा उसको ऑन कर रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज आएगा टोटल आउटपुट वोल्टेज 91.624 वोल्ट आएगा। मैक्सिमम करंट कितनी होगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है कितना, एक तो लोड रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 2 किलो ओम और जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, है ना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। एक ही डायोड एक समय में ऑन होगा तो 2020 से डिवाइड कर दिया, सो विल गेट I max। अब उसकी सहायता से आप सारे कैलकुलेशंस कर लीजिए। VM हमको पता है तो V एवरेज निकल जाएगा 2 VM/पाई से, है ना, 2 VM/पाई से। Vrms निकल जाएगा Vm/√2 से,
चूंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर में तो फार्मूले फुल वेव रेक्टिफायर के यूज होंगे। आई मैक्स हमारा आया है तो 2 IM पाई से आई एवरेज निकल जाएगा, IM/√2 से आई आर एम एस निकल जाएगा, है ना। अच्छा, ये हमको मिल गया। तो इफिशियंसी के फार्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, रिपल फैक्टर में, फॉर्म फैक्टर में, पीक इनवर्स वोल्टेज में, जो आपने पहले किया था। इसमें बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो जब D1 ऑन होगा तो ये आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज को हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि इसमें ना जरूरत पड़ेगी। देखो, एक हमारा रेजिस्टेंस ये है जहां से करंट फ्लो हो रही है, और दूसरा रेजिस्टेंस ये है जिसमें 2 रेजिस्टेंसेज अवेलेबल हैं। तो 2 रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2+2, और फिर उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमारा ये कनेक्टेड है, तो 2+2 पैरेलल 2, है ना। तो मतलब 4 पैरेलल 2, तो 4 पैरेलल 2 का मतलब क्या हो गया, 4 × 2 / 4+2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 किलो ओम आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो करंट हमारी I1 फ्लो हो रही है, ये हमारी VI/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको 3/4 VI लिख देंगे। तो I1 हमारा आ गया। लोड करंट हमारा इसमें जो अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा, तो लोड करंट हमारा हो जाएगा, लोड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले हम इसको निकालेंगे ना, तो करंट डिवीजन रूल से पहले हम इसकी करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल करंट को लोड में आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो लोड करंट की हमारी वैल्यू हो जाएगी I1/R2 मतलब 2 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 + R2। ये हमारा हो जाएगा, और I1 की जगह रख दिया 3VI/4, तो 3VI/4 इंटू R2 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई R1 + R2 की वैल्यू 6 है। देखो 2 + 2 + 2 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 2 जा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो VI/4 आपका आ गया I1, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस करंट को, तो हमें V0 मिल जाएगा। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई, आप बताओ, VI/4 × 2 दैट इज VI/2, हमको ये मिल गया। अच्छा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में बस माइनस साइन आप लगा दीजिए सिमिलरली करके, है ना। तो ये -VI/2, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल वैल्यूज के हैं, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, VI > 0, ये VI/2 आ गया, और VI < 0 के लिए -VI/2 आ गया, है ना। तो आपका जो VI/2 आ रहा है, तो पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया 10 वोल्ट से -10 वोल्ट, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आउटपुट की वो क्या आएगी, 10/2 5 वोल्ट का वैल्यू मिलेगा आपको। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज भी हो जाएगा, एक तो ये क्लियर हो गया। आई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, 5/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट आया था 4/3, डिवाइड कर दीजिए तो 3.74 मिली एम्पियर। बाकी सारे कैलकुलेशंस वैसे ही है। मैक्सिमम आउटपुट मिला हुआ है तो 2Vm/पाई कर देंगे, V एवरेज आ जाएगा, Vm/√2 कर देंगे, V RMS आ जाएगा। Im पता है, 2Im/पाई कर देंगे, I एवरेज आ जाएगा, Im/√2 कर देंगे, I RMS आ जाएगा, है ना। ये सारे कैलकुलेशन और इन सब वैल्यूज को पुट करके आप इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे कैलकुलेशंस को कीजिए, है ना। और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कोई समस्या आती है तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, है ना, VEUSVRAMKSharma.gmail.com, है ना। उस पर आप @gmail.com, उस पर आप मुझे मेल करके अपने रिस्पांस दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं देख रहा था कि काफ़ी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस मेल में आ रहे हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है कि सभी पढ़ रहे हैं और सभी को समझ में भी आ रहा है। इसको और अच्छे से पढ़िए और दूर तक पहुंचाइए, ताकि फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उनको कोई समस्या ना आए, सभी बच्चे पास हो पाए। क्योंकि इस सब्जेक्ट में ना कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत कई बार खराब हो जाता है। इसी पर्पज से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें लोगों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।